मित्रों, जिनसे हमारे हमारे प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, प्राचीन सभ्यताओं की जानकारी मिलती है, प्राचीन जितने भी जो साक्ष्य है जिनके बारे में हमें प्रमाण मिलता है, उन अभिलेखों की, शिलालेखों की आज हम चर्चा करेंगे। और साथ में लास्ट में 5-10 मिनट में देखेंगे जो जितने सिक्के हैं प्राचीन, किस रियासत में कौन से सिक्के चलते थे, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों, देखिए मित्रों, जो अभिलेख है, इन अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है एपियोग्राफी, इंग्लिश में बोले। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है मित्रों? एपियोग्राफी कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक एक करके जितने भी अभिलेख हैं उनको 1 बाय 1 करके हम लेंगे आज वाली क्लास में। वैसे देखिए मित्रों, आपकी जो अभिलेख वाला पार्ट है, वैसे आपको कन्फर्म लगभग आधे अभिलेख तो आपके कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम इतिहास पढ़ रहे हैं, और इतिहास में देखिए कई अभिलेख मैंने आपको करवाए हैं। जैसे मैंने आपको जगन्नाथ राय प्रशस्ति करवाई थी, राज प्रशस्ति करवाई थी, या आमेर शिलालेख करवाया था। अदरवाइज देखो गोसुंडी की जो गोसुंडी का जो शिलालेख है उसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल बताई। तो ये जो टॉपिक होने वाला है ये आपको काफी परिचित लगेगा, क्योंकि काफी सारे ऐसे अभिलेख शिलालेख है जिनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। जहां पर हम इतिहास पढ़ रहे थे वहां पर इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए आप थोड़े बहुत इनसे क्या है चिर परिचित जरूर हो। सबसे पहले हम कर रहे हैं गोसुंडी का शिलालेख। कहां पर है ये? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ पे गोसुंडी गांव है मित्रों, और चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी गांव में कौन सा शिलालेख है मित्रों? गोसुंडी का शिलालेख। तो गोसुंडी का शिलालेख कहां पर है मित्रों? चित्तौड़गढ़ में है, गोसुंडी गांव में। ठीक है, कब का ये शिलालेख? 2री शताब्दी ईसा पूर्व है। कब का है? 2री शताब्दी ईसा पूर्व का। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है ये शिलालेख मित्रों। और जो गोसुंडी का शिलालेख है मित्रों, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का जो शिलालेख है वो गोसुंडी का शिलालेख है। देखिए मित्रों, ज्यादातर जो शिलालेख है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, यानी पत्थरों पर, शिला अर्थात पत्थरों पर जो शिलालेख लिखे गए हैं लगभग मित्रों आपको ध्यान रखना है ये संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। और इसकी जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि मानी गई है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में देखिए मित्रों, इस शिलालेख की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले खोज हुई थी 1887 में इसकी। और 1887 में वीर विनोद पुस्तक किसने लिखी थी? उसका रचयिता एक था श्यामल दास। तो वीर विनोद पुस्तक का रचयिता था श्यामल दास। तो श्यामल दास ने इसकी खोज की थी। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता थे श्यामल दास। श्यामल दास ने गोसुंडी के शिलालेख की है सबसे पहले है वो खोज की थी। इसके अलावा देखिए मित्रों, इस शिलालेख को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? गोसुंडी के शिलालेख को सबसे पहले है किसने पढ़ा था? तो डॉक्टर D.R. भंडारकर ने 1904 ईस्वी में सबसे पहले इसे पढ़ा था। तो गोसुंडी शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? सबसे पहले मित्रों डॉक्टर D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर ने 1904 में। तो देखो आपसे पूछ ली कि इसे खोज करने का श्रेय तो श्यामल दास को दिया जाता है। खोज करने का श्रेय तो श्यामल दास को दिया जाता है, जबकि पढ़ने का श्रेय वो भंडारकर को दिया जाता है। सबसे पहले भंडारकर ने 1904 ईस्वी में इसे पढ़ा था। अब देखिए मित्रों, इसके बारे में प्रश्न आ चुका है मित्रों, यानी गोसुंडी के शिलालेख से प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और वो प्रश्न यह था कि राजस्थान में सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख है वो किस शिलालेख से मिलता है, किस शिलालेख में मिलता है? तो राजस्थान में सबसे पहले वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख है। उसी वैष्णव संप्रदाय को मित्रों पंथ रात्र या आप भागवत संप्रदाय भी बोल सकते हो। तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहले उल्लेख, वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहले उल्लेख वो इसी शिलालेख में मिलता है मित्रों, ये ध्यान में रखना है। वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहले शिलालेख है मित्रों, ये आपको इसी में मिलता है। किसमें? गोसुंडी के शिलालेख में, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, तो वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख या इसी संप्रदाय में आपको ध्यान रखना, एक तो वासुदेव का उल्लेख मिलेगा, और जो अश्वमेघ यज्ञ है उस अश्वमेघ यज्ञ के बारे में मित्रों जो जानकारी है वो भी इस गोसुंडी शिलालेख से आपको देखने को मिलती है। तो वैष्णव संप्रदाय का उल्लेख गोसुंडी गांव में मित्रों एक विष्णु मंदिर मिला था। उस विष्णु मंदिर से कहते हैं कि सबसे पहले प्राचीन साक्ष्य राजस्थान में वो वैष्णव संप्रदाय का है, उसी गोसुंडी गांव से मिला है। तो ये आपको इंपोर्टेंट करना है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न यही आता है इसमें कि राजस्थान
राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहले उल्लेख है वो किस शिलालेख से मिलता है, तो वो आपका गोसुंडी का शिलालेख। ठीक है मित्रों, एक बार वापस देखिए इसको, यानी तो गोसुंडी का शिलालेख है, गोसुंडी का चित्तौड़गढ़ से मिला है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है जो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। इसकी खोज है वो श्यामलदास ने की थी, जबकि इसे पढ़ने का श्रेय डॉक्टर भंडारकर को दिया जाता है। 1904 में भंडारकर ने इसे पढ़ा था। और वैष्णव संप्रदाय का राजस्थान में सबसे पहले उल्लेख जिसमें होता है और वह शिलालेख है गोसुंडी का शिलालेख। क्लियर हुआ मित्रों? इसके बाद में देखिए मित्रों, गोसुंडी के शिलालेख बाद में आता है, एक आता आपका मानमोरी शिलालेख। कहां पर है मानमोरी शिलालेख? ये भी चित्तौड़गढ़ में मानमोरी शिलालेख। हाँ, मानमोरी शिलालेख 713 ईस्वी का है। कब का है मित्रों? 713 ईस्वी का एक शिलालेख है मानमोरी शिलालेख। और मानमोरी शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में एक मानसरोवर झील थी, उसी मानसरोवर झील से मिला था। ये चित्तौड़ में मानसरोवर झील से मिला था मित्रों। कौन सा आपका? मानमोरी शिलालेख मिला था। और ये शिलालेख है, इस शिलालेख की खोज किसने की थी? इस शिलालेख की खोज की थी कर्नल टोड ने। किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने मित्रों इस शिलालेख की खोज की थी। मानमोरी शिलालेख की खोज किसने की थी? कर्नल जेम्स टोड ने खोज की थी, जो मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में जानकारी, मौर्य वंश के शासकों के बारे में जानकारी देता है। चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया था, चित्तौड़ दुर्ग का जो अंतिम शासक था, चित्तौड़ दुर्ग का जो अंतिम शासक था मानमोर्य धवल, मौर्य शासक था धवल। तो यानी मौर्य शासक धवल है वो चित्तौड़ दुर्ग में यानी चित्तौड़ में है, वो मौर्य शासक अंतिम शासक होने का उल्लेख मिलता है इसमें। इसके अलावा यहाँ पर इसमें 4 जो मौर्य शासक है उनका मुख्य रूप से उल्लेख होता है, जैसे महेश्वर है, भीम है, भोज और मान। तो महेश्वर, भीम, भोज और मान, इन 4 मौर्य शासकों का है यहाँ पर मुख्य रूप से इसमें उल्लेख किया गया है। अब कर्नल टोड मित्रों इस शिलालेख को अपने साथ इंग्लैंड ले जा रहा था। कहां पर ले जा रहा था? इंग्लैंड ले जा रहा था कर्नल टोड है इस शिलालेख को, लेकिन इस शिलालेख का वजन ज्यादा था, और वजन ज्यादा होने के कारण है कर्नल टोड है मित्रों इस शिलालेख को कहां पर फेंक गया? समुद्र में फेंक गया। हाँ, यानी इस शिलालेख में वजन ज्यादा होने के कारण, इस शिलालेख में वजन ज्यादा होने के कारण मित्रों इस शिलालेख को कर्नल टोड है वो समुद्र में फेंककर चला गया था। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कर्नल जेम्स टोड ने किस शिलालेख को है समुद्र में फेंक दिया था? तो कर्नल टोड ने मित्रों है वो मानमोरी शिलालेख को समुद्र में फेंक कर चला गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 713 ईस्वी में मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ से मिला था कर्नल जेम्स टोड को। इसमें मौर्य वंश के शासकों की जानकारी मिलती है, जैसे मौर्य वंश के 4 शासक प्रमुख है महेश्वर, भीम, भोज और मान। ये महेश्वर, भीम, भोज और मान के बारे में मुख्य रूप से जानकारी मिलती है, मौर्य वंश की जानकारी देता है ये। और इसी शिलालेख की खोज कर्नल टोड ने की थी। कर्नल टोड अपने साथ जब इंग्लैंड जा रहा था तो इसका वजन ज्यादा होने के कारण इसे समुद्र में फेंक कर चला गया था। ठीक है मित्रों, क्लियर हुआ? बर्ली शिलालेख। बर्ली शिलालेख मित्रों, बर्ली शिलालेख कहां है? अच्छा, इसकी खोज पूछ रहे हो क्या? मानमोरी शिलालेख की खोज की इसकी बात देखिए मित्रों, नागभट्ट प्रथम का एक पुत्र था पुष्य। कौन था? नागभट्ट प्रथम का पुत्र था पुष्य, जो इसका रचयिता था। खोज तो कर्नल टोड ने की थी, मानमोरी शिलालेख की खोज तो कर्नल टोड ने की थी, लेकिन इसका रचयिता कौन था? मानमोरी का जो शिलालेख का रचयिता पुष्य था मित्रों। और ये पुष्य कौन था? ये पुष्य मित्रों नागभट्ट प्रथम का पुत्र था, जबकि इसका जो उत्कीर्ण करता था मानमोरी शिलालेख का उत्कीर्ण करता, वह उत्कीर्ण करता कौन था? शिवादित्य था, जिसने इसको उत्कीर्ण किया था। वह कौन था? शिवादित्य, इसने इसको उत्कीर्ण किया था। हाँ, बर्ली शिलालेख। और बर्ली शिलालेख मित्रों अजमेर में, कहां पर है? अजमेर में एक माता का मंदिर है, बिलोत माता का मंदिर, इससे मिला है। बर्ली शिलालेख, इसका एग्जाम में प्रश्न आया है मित्रों। बर्ली
शिलालेख का एग्जाम में प्रश्न आया, ये आया कि राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है मित्रों, ये बर्ली शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख, सबसे प्राचीन अभिलेख, राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है मित्रों, बर्ली गांव का शिलालेख है, और जो 443 ईसा पूर्व का, 443 ईसा पूर्व का शिलालेख है। राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है आपसे पूछे तो है वो बर्ली शिलालेख है। वो कहां से मिला था, बिलोत माता के मंदिर से, अजमेर से मिला था। कहां से मिला था, अजमेर से मिला था, और राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख है। और ये इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज है वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने की थी। बर्ली गांव से इसको किसने खोजा था, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने मित्रों इस बर्ली के शिलालेख की है वो खोज की थी। तो बर्ली शिलालेख है मित्रों, या बर्ली भी बोलते इसे। हाँ, गुडिया कुमारी जी गुड आफ्टरनून, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो, आज 20 दिन बाद में आया कम से कम। हाँ, तो बर्ली शिलालेख है, ये अजमेर में बिलोत माता के मंदिर में है, 443 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई थी। राजस्थान का सबसे प्राचीन अभिलेख है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इसकी खोज की थी मित्रों। हाँ, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए मित्रों। हाँ, स्टार बॉय तो पढ़ते बहुत आजकल, रात्रि में भी काफी समय तक पढ़ते हैं। हाँ, लेट तक पढ़ते हैं स्टार बॉय आजकल। चले आगे, राम राम जी कालू जी। हाँ, कोई बात नहीं गुड़िया जी। हाँ, अब देखिए आगे चलते इसके बाद में अशोक, सम्राट अशोक के शिलालेख। कहां से मिले, बैराट जयपुर से मिले हैं। हाँ, बैराट जयपुर से। इनका जो दो शिलालेख मिले यहां पर बैराट में, एक तो भाबरू शिलालेख, भाबरू शिलालेख पहला कौन सा है, भाबरू शिलालेख। और इस भाबरू शिलालेख की खोज कब हुई मित्रों, 1837 में। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है भाबरू शिलालेख, इसकी खोज कब हुई, 1837 में। किसने की, कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने। सम्राट अशोक का जो शिलालेख है, देखो मैंने कहा था आपके पढ़े हुए मिलेंगे, तो अभी तक जितने शिलालेख आए हैं उनके बारे में आप बर्ली के शिलालेख को छोड़ दे तो गोसुंडी के बारे में आपको पता है, मानमोरी को छोड़ दे, अभी भाबरू शिलालेख है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था और अब वापस बता रहा हूं। तो भाबरू शिलालेख 1837 में कैप्टन बर्ट ने खोजा था मित्रों, और इसे 1840 में कहां पर रखा गया था, कलकत्ता संग्रहालय में रखा गया था। कहां पर रखा गया था, कलकत्ता संग्रहालय में मित्रों। इसे कब रखा गया था, 1840 में रखा गया था। बिल्कुल प्रिंस साहब ने इसे पढ़ा था, सुमन जी बिल्कुल। हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों, इसी शिलालेख में, भाबरू शिलालेख में बारे में, इसी भाबरू शिलालेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, इस भाबरू शिलालेख में सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है, भाबरू शिलालेख में सम्राट अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में भाबरू शिलालेख में जानकारी मिलती है मित्रों। और इसमें सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अन्वय बताया है। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अन्वय बताया है। तो सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म का अन्वय बताया है। और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन सा है, बुद्ध, धम्म व संघ का उल्लेख है। बुद्ध, धम्म व संघ का उल्लेख है किसमें, इसमें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न को। इसके अलावा सम्राट अशोक के द्वारा पशु हत्या पर रोक लगाना, सम्राट अशोक द्वारा पशु हत्या पर रोक लगाना, वो भी इसी शिलालेख में पता चलता है। इसके अलावा जो सम्राट अशोक है, इस सम्राट अशोक को मगध का राजा बताया गया है, मगध का राजा बताया गया है। तो ये सारी चर्चाएं हमने
जब सभ्यता पढ़ी थी, बैराट सभ्यता, तो वहां पर मैंने ये सारी चर्चाएं की थी। तो बाबरू शिलालेख मित्रों 1837 में कैप्टन भट्ट ने खोजा था। 1840 में कलकत्ता संग्रहालय में इसे रखा गया था। ये सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देता है। और मैंने ये सारी चीजें आपको जब बैराट सभ्यता पढ़ाई थी तो वहां पर क्लियर करवाई थी। अशोक को बौद्ध धर्म का अन्वय बताया गया है। त्रिरत्न जो बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध धर्म संघ का इसमें वर्णन मिलता है। पशु हत्या पर रोक लगाने का वर्णन मिलता है अशोक के। अशोक को मगध का राजा बताया गया। ये सारी चर्चाएं। इसके बाद में जो दूसरा शिलालेख मिल रहा बैराट से मिल रहा मित्रों, सम्राट अशोक के बारे में बैराट शिलालेख। सम्राट अशोक के दो शिलालेख मिले थे, एक भाबरू, एक दूसरा है बैराट शिलालेख, वो भी बैराट से मिला था। ये 1871-72 में डॉक्टर था एक कार्लाइल, कौन था? डॉक्टर कार्लाइल ने खोज की थी। यानी दूसरा शिलालेख है बैराट शिलालेख है, वो 1871-72 में मित्रों डॉक्टर कार्लाइल ने इसकी खोज की थी 1871-72 में। तो ये सम्राट अशोक के दो शिलालेख है मित्रों, एक भाबरू, एक है बैराट शिलालेख। ये आपको ध्यान में रखने हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। नेक्स्ट कौन सा है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हाँ, जो लगभग 1460 ईस्वी के आसपास का है। हाँ, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखिए मित्रों, इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो कहां पर है? पहले तो देखिए, ये विजय स्तंभ है ना, उसी को कहते हैं कीर्ति स्तंभ। तो विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर है। बिल्कुल मैंने बताया था, भीमसेन की पहाड़ी पर बताया था, ये बैराट सभ्यता में विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर। विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर कौन सा है मित्रों? ये कीर्ति स्तंभ है। और इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को लिखने की शुरुआत किसने की थी? इसको लिखने की शुरुआत तो किसने की थी? अत्रि भट्ट ने। किसने की थी? अत्रि भट्ट ने। और कीर्ति स्तंभ लिखने को पूरा श्रेय दिया जाता है, इस अत्रि का पुत्र था महेश भट्ट। कौन था? महेश भट्ट। तो अत्रि का पुत्र था महेश भट्ट, जिसने इस कीर्ति स्तंभ को क्या किया था? पूरा करने का इसको श्रेय दिया जाता है मित्रों। हाँ, अब बात करते हैं इस कीर्ति स्तंभ में किसका वर्णन है। तो कीर्ति स्तंभ में मित्रों मुख्यतः जो गुहिल वंश है, इस गुहिल वंश का शासकों का वर्णन मिलता है। गुहिल वंश का वर्णन। और गुहिल वंश में भी जो महाराणा कुंभा था, उस महाराणा कुंभा का मुख्य रूप से वर्णन मिलता है। महाराणा कुंभा का इसमें वर्णन मिलता है मित्रों, किसमें? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। और महाराणा कुंभा के बारे में जितनों भी हमने चर्चा की थी, देखिए महाराणा कुंभा के जो युद्ध अभियान मिलते हैं, जैसे एक तो महाराणा कुंभा का जो देखो मालवा के महमूद खिलजी को हराया था ना कुंभा ने, तो महमूद खिलजी को हराने का उल्लेख, यानी कुंभा द्वारा महमूद खिलजी को युद्ध में हराया था। और महमूद खिलजी को युद्ध में हराने के पश्चात ही तो इससे विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। तो महमूद खिलजी को, मालवा के महमूद खिलजी को युद्ध में हराने का जो उल्लेख है। इसके अलावा कुंभा ने जितने जो क्षेत्र जीते थे, जैसे आबू का क्षेत्र है कुंभा ने जीता था, वर्धनपुर का जीता था, सांबर का जीता था। तो जितने भी कुंभा ने मित्रों कुंभा के शासन काल में कुंभा के द्वारा जीते गए जितने भी क्षेत्र थे, उन सभी क्षेत्रों का इसमें उल्लेख है। इसके अलावा मित्रों कुंभा की उपाधियां, मैंने आपको कुंभा की बहुत सारी उपाधियां बताई थी। महाराणा कुंभा पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें महाराणा कुंभा के बारे में यानी उसकी उपाधियां बताई थी, जैसे राजगुरु है, चाप गुरु है, महाराजा धीराज है, परम गुरु है, छाप गुरु, शैल गुरु। तो जितने भी कुंभा की जो उपाधियां थी वो उन कुंभा की उपाधियों का उल्लेख है। इसके अलावा जो कुंभा है मित्रों, इस कुंभा के ग्रंथों का उल्लेख है। कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे वो भी मैंने आपको बताए थे, जैसे चंडी शतक पर टीका लिखा था कुंभा ने। इसके अलावा कुंभा ने और भी ग्रंथ लिखे थे, जैसे संगीत राज ग्रंथ लिखा था कुंभा ने, रसिक प्रिया लिखा था कुंभा ने। तो सारे मैंने आपको बताए थे वो ग्रंथ जो कुंभा ने लिखे थे जब मैंने आपको कुंभा पढ़ाया था। तो कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे थे उन कुंभा के ग्रंथों का उल्लेख भी इसी कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में आपको मिलता है। हाँ, ये आपको करना है,
ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों, महाराणा कुंभा ने एक हनुमान जी की मूर्ति लाया था। कुंभ है वो हनुमान जी की मूर्ति लाया था मंडोर से। हनुमान जी की मूर्ति कौन लाया था? कुंभा। तो हनुमान जी की मूर्ति कहां से लाया था? मंडोर से लाया था। और मंडोर से कब लाया था? विक्रम संवत 1515 में। विक्रम संवत 1515 में हनुमान जी की मूर्ति लाया था मंडोर से, और है इसको है यहाँ पर चित्तौड़ में यहाँ पर स्थापित करवाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मित्रों आपको ध्यान में रखना है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, ये विजय स्तंभ की 5वीं मंजिल पर स्थापित की गई है। और इसकी जो लिखने की शुरुआत है वो अत्रि भट्ट ने की थी, और इसको पूरा किसने किया था? महेश भट्ट ने। इसमें मुख्य रूप से गुहिल वंश का प्रारंभिक शासकों का वर्णन मिलता है कुंभा तक, लेकिन मुख्य रूप से जो वर्णन किया गया है ये महाराणा कुंभा के बारे में किया गया है, क्योंकि विजय स्तंभ का निर्माण भी महाराणा कुंभा ने करवाया था। मालवा के महमूद खिलजी को युद्ध में हराया था, उसके पश्चात कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। तो कुंभा के बारे में आपको मैंने सारी डिटेल में पढ़ाया था। तो कुंभा के बारे में देखो, कुंभा ने महमूद खिलजी को युद्ध में हराया। कुंभा की जितनी उपाधियां थी वो मैंने बताई आपको। कुंभा के ग्रंथ भी मैंने आपको लिखवा दिए हैं। और हनुमान जी की मूर्ति लाया था मंडोर से विक्रम संवत 1515 में कुंभा, और इस मूर्ति को लाकर यहाँ पर स्थापित करवाया था। तो इसका उल्लेख भी मित्रों इसमें आपको देखने को मिलता है। तो मित्रों ये आपका है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। हीरा जाखड़ नमस्कार, गुड आफ्टरनून जी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, गुरुदारा जी बोल रहे खीर खा लो, बट्टे आया बनेंगे आज जैसे। हाँ, अब देखिए मित्रों, गटियाला शिलालेख, (861 ईस्वी का। कहां पर है गटियाला शिलालेख? जोधपुर में। गटियाला शिलालेख कहां पर मिलता है मित्रों? जोधपुर में मिलता है। 861 ईस्वी का शिलालेख है। ठीक है। गटियाला शिलालेख के बारे में मित्रों बात की जाए तो इसको उत्कीर्ण किसने करवाया था? उत्कीर्ण किसने करवाया था गटियाला शिलालेख को? तो यहां पर एक प्रतिहार शासक था मित्रों, प्रतिहार शासक कुकुक था। कौन था? प्रतिहार शासक कुकुक ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। गटियाला शिलालेख को जोधपुर में मित्रों, हाँ, जोधपुर में किसने उत्कीर्ण करवाया था? तो कुकुक ने इसको उत्कीर्ण करवाया था। और प्रतिहार शासक कुकुक के यशोगान का वर्णन मिलता है इसमें। प्रतिहार शासक कुकुक के यशोगान का वर्णन मिलता है। इसके अलावा मित्रों कुकुक से पहले भी यहाँ पर जो शासक थे रोहिलिदी, उस रोहिलिदी से लेकर है मित्रों इस कुकुक तक का वर्णन मिलता है। रोहिलिदी से कुकुक तक का वर्णन, रोहिलिदी जो प्रतिहार शासक था रोहिलिदी, इस रोहिलिदी से लेकर कुकुक तक के शासकों का वर्णन इसमें मिलता है। तो प्रतिहार शासक रोहिलिदी से लेकर कुकुक तक के शासकों का वर्णन है मित्रों किस में मिलता है? वो गटियाला के शिलालेख में मिलता है। तो गटियाला के शिलालेख में ध्यान रखना, प्रतिहार शासक कुकुक की यशोगान का मुख्य रूप से कुकुक के बारे में, यानी कुकुक ने इसे उत्कीर्ण करवाया था। और इसका जो उत्कीर्ण करता जो रचयिता था, उस रचयिता का नाम था मग्ग। कौन था? मग्ग। और इसका उत्कीर्ण करता कौन था जिसने इसे शिला पर उत्कीर्ण किया था? वह उत्कीर्ण करता था सुवर्णकार कर्षणेश्वर। सुवर्णकार कर्षणेश्वर, सुवर्णकार कर्षणेश्वर है इसका उत्कीर्ण करता था मित्रों। और गटियाला, इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि राजस्थान में सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? सबसे पहले सती प्रथा जब मैंने बताई थी आपको, तो राजस्थान में सती प्रथा का सबसे पहले उल्लेख है इसी गटियाला शिलालेख में देखने को मिलता है। राजस्थान में
सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस में मिलता है मित्रों? गठियाला शिलालेख में। तो गठियाला शिलालेख में सबसे पहले आपको सती प्रथा का उल्लेख देखने को मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सती प्रथा का उल्लेख, इसके अलावा सेनापति राणुका की पत्नी जो संपल देवी सती हुई थी, वो राजस्थान की प्रथम सती मानी जाती है। इसको मैंने आपको जब प्रथाएं पढ़ाई थी तो वहां पर पढ़ाया भी था, ठीक है। ये गठियाला शिलालेख है मित्रों, एक बार वापस देखिए इसको। 861 ईस्वी का शिलालेख है गठियाला शिलालेख। उत्कीर्ण प्रति आशा से कुक्कुक ने करवाया था। उस कुक्कुक की यशोगान का वर्णन किया गया है। रोहिल नदी से लेकर कुक्कुक तक का वर्णन है। क्या हुआ, वीडियो रुक गया क्या? रुक गया क्या वीडियो? चल रहा है भाई, वीडियो तो चल रहा है। हाँ, तो रोहिल नदी से लेकर कुक्कुक तक का वर्णन है। इसका रचयिता मगधा, उत्कीर्णकर्ता सुवर्णकार कृष्णेश्वर था। सती प्रथा का जो उल्लेख है मित्रों वो इसी से मिलता है। हाँ, दिव्या बैरनवाल जा रहे आ रहे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अब नहीं रुकेगा, आ जाएगा। ये आपका गठियाला शिलालेख था, ठीक है मित्रों। इसके बाद में एक शिलालेख आता है आपके हर्षनाथ शिलालेख। कहां पर है ये? सीकर में जो हर्ष पर्वत है ना, हर्ष मंदिर, 973 ईस्वी का हर्षनाथ शिलालेख। कब का है ये? 973 ईस्वी का हर्षनाथ शिलालेख, सीकर में हर्ष मंदिर का। और मित्रों इस हर्षनाथ शिलालेख में चौहान वंश के बारे में बताता है। किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में। और ये जो विग्रहराज द्वितीय था ना मित्रों, चौहान वंश में शासक था विग्रहराज द्वितीय। इस विग्रहराज द्वितीय के काल का शिलालेख है ये। विग्रहराज द्वितीय के काल की जानकारी देता है ये। विग्रहराज द्वितीय जो 965 ईस्वी में शासक बना था सांबर का, उस विग्रहराज द्वितीय के काल की मुख्य रूप से जानकारी देता है मित्रों। चौहान वंश का है मित्रों, इसमें वर्णन किया गया है। और इस शिलालेख के अनुसार देखो मित्रों, हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार जो हर्ष मंदिर है इसका निर्माण है वो अल्लट द्वारा किया गया था। यानी इस शिलालेख के अनुसार जो हर्ष मंदिर है, इस शिलालेख के अनुसार हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हर्ष मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था इसका निर्माण। इस शिलालेख के अनुसार है इसका निर्माण, हर्ष मंदिर का निर्माण अल्लट ने करवाया था। और वैसे हम पढ़ते हैं कि हर्ष मंदिर का निर्माण है वो गुवक, चौहान शासक कौन था? गुवक ने करवाया था, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हर्षनाथ शिलालेख 973 ईस्वी का शिलालेख है मित्रों। चौहान वंश के प्रारंभिक शासकों की जानकारी के बारे में इसमें पता चलता है। विग्रहराज द्वितीय के काल की प्रमुख रूप से जानकारी मिलती है। विग्रहराज द्वितीय के जितने अभियान है उसमें पता चलता है। जैसे मूलराज प्रथम को हराया था गुजरात के शासक को, तो उसका उल्लेख इसी शिलालेख में मिलता है। इस हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार हर्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। किसने करवाया था मित्रों? अल्लट ने हर्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। बिजोलिया शिलालेख कहां पर है? भीलवाड़ा। कब का है? 1170 ईस्वी का। बिजोलिया शिलालेख कहां पर है मित्रों? भीलवाड़ा में। 1170 ईस्वी का है भीलवाड़ा में। हाँ बिल्कुल सुमन जी, आलूराव। बिजोलिया शिलालेख की बात की जाए तो इसका रचयिता कौन था मित्रों? बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था? गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था मित्रों? गुणभद्र था। बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है और बिजोलिया शिलालेख का रचयिता है गुणभद्र। अब मित्रों इस बिजोलिया शिलालेख में तत्कालीन समय अर्थात 1170 ईस्वी के आसपास, 11वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास का जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक घटनाएं घटी थी, उन सभी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। तो बिजोलिया शिलालेख में मित्रों तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसी शिलालेख में मित्रों जो प्राचीन नगर है वो प्राचीन नगरों के उपनाम मिलते हैं। प्राचीन नगरों के क्या मिलते हैं? उपनाम। और बिजोलिया शिलालेख में जो प्राचीन नगरों के उपनाम मिलते हैं, जैसे मैं आपको चर्चा कर रहा हूं, जालोर का नाम क्या मिलता है मित्रों? जालोर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? जाबालीपुर। तो जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर किस में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में मिलता है,
ठीक है मित्रों, बिल्कुल सुमन जी, पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण है वो जैन श्रावक था एक लोलाक, उस लोलाक के द्वारा यहाँ पर पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था और वहीं से इस बिजोलिया शिलालेख की प्राप्ति हुई थी, जैन मंदिर से। जो जालोर का नाम मिलता है जाबालीपुर, क्या मिलता है? जालोर का जाबालीपुर। मांडलगढ़ का क्या मिलता है? मांडलगढ़ का बिजोलिया शिलालेख में मंडलगढ़, मंडलगढ़, मंडलकर, मंडलकर मिलता है। इसके अलावा देखिए मित्रों, इसी बिजोलिया शिलालेख में बिजोलिया का नाम क्या मिलता है? बिजोलिया का, बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विंध्यावली। क्या था मित्रों? बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विंध्यावली। क्या था? विंध्यावली। इसके अलावा सांबर का प्राचीन नाम क्या मिलता है? शाकंभरी। क्या मिलता है? शाकंभरी। इसके अलावा नाडोल का प्राचीन नाम क्या मिलता है? नाडोल का, नाडोल का नड्डुल मिलता है। क्या मिलता है? नाडोल का नड्डुल, नाडोल का प्राचीन नाम नड्डुल मिलता है। इसके अलावा मित्रों इसी शिलालेख में दिल्ली का प्राचीन नाम दिल्ली का मिलता है। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या मिलता है? दिल्ली का। तो ये बिजोलिया शिलालेख में मिलता है, प्राचीन नगरों के उपनाम मिलता है। इसी के अलावा जो भीनमाल है जालोर वाला, उस भीनमाल का इसमें प्राचीन नाम मिलता है श्रीमाल। क्या मिलता है? श्रीमाल मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना, जालोर का प्राचीन नाम जाबालीपुर, मांडलगढ़ का मांडलगढ़, बिजोलिया का विंध्यावली, सांबर का शाकंभरी, नाडोल का नड्डुल, दिल्ली का दिल्ली का और भीनमाल का श्रीमाल। ये सारे प्राचीन नाम किस शिलालेख में मिलते हैं मित्रों? ये सारे शिलालेख आपको बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। इसके अलावा मित्रों बिजोलिया शिलालेख में भी चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान वंश का जो प्रारंभिक शासक था वह कौन था? वह वासुदेव चौहान था, जिसने 551 ईस्वी में सांबर में चौहान वंश की स्थापना की थी। हमने चौहान वंश में पढ़ा भी था, जब चौहान वंश की उत्पत्ति बताई थी मैंने आपको, वहां पर बताया था मैंने चौहान वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इस चौहान वंश को इन्होंने बताया है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहान कैसे बताए गए हैं? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताए गए हैं। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों का आदि पुरुष कौन था? वासुदेव चौहान था। कौन था? वासुदेव चौहान था। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने ही सांबर झील का निर्माण करवाया था। वासुदेव चौहान ने ही मित्रों किसका निर्माण करवाया था? सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो एक बार वापस देखना, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा में है मित्रों, जिसका रचयिता गुणभद्र था। और भीलवाड़ा में एक पार्श्वनाथ मंदिर था मित्रों, उस पार्श्वनाथ मंदिर से ये शिलालेख मिला है। प्राचीन नगरों के उपनाम मिलते हैं और तत्कालीन समय की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घटनाओं की जानकारी मिलती है इस समय इसी लेख में। प्राचीन नगरों के ये उपनाम मैंने आपको बताए हैं। चौहान वंश की ये जानकारी देता है। चौहान वंश को इस शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। लीजिए स्क्रीनशॉट। नेमिनाथ प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति है मित्रों? नेमिनाथ प्रशस्ति। और नेमिनाथ प्रशस्ति है वो माउंट आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर से। नेमिनाथ प्रशस्ति कहां मिलती है मित्रों? माउंट आबू के देलवाड़ा में जो जैन मंदिर है भगवान नेमिनाथ का, जैन संप्रदाय के, जैन धर्म के जो 22वें तीर्थंकर माने गए हैं नेमिनाथ, उन नेमिनाथ को समर्पित जो मंदिर है वहां पर मिली है। हाँ, तो नेमिनाथ प्रशस्ति माउंट आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर से प्राप्त हुई है। इस नेमिनाथ प्रशस्ति का जो शिल्पी था, उस शिल्पी का नाम था सोमन देव। क्या था? सोमन देव या सोमेश्वर भी मिलता है आपको, इसका नाम कई जगह सोमन देव या सोमेश्वर भी मिलता है। ठीक है मित्रों, इस नेमिनाथ प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है मित्रों?
तो नेमिनाथ प्रशस्ति में वास्तुपाल व तेजपाल, वास्तुपाल व तेजपाल जो परमार शासक थे, इन परमार शासकों का वर्णन मिलता है। तो नेमिनाथ प्रशस्ति में किसका वर्णन मिलता है मित्रों? नेमिनाथ प्रशस्ति में, हाँ, सारी पढ़ी हुई को मिक्स मत करो। तो नेमिनाथ प्रशस्ति क्या हुआ, पढ़ी हुई है क्या आपकी जाट जी? तो माउंट आबू देलवाड़ा के जैन मंदिर से नेमिनाथ प्रशस्ति प्राप्त हुई है और शिल्पपिता इसका सोमनदेव या सोमेश्वर। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? वास्तुपाल और तेजपाल। इसके अलावा जो धारावर्ष एक शासक था, परमार शासक धारावर्ष, उस परमार शासक धारावर्ष का भी इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो ये मित्रों नेमिनाथ प्रशस्ति माउंट आबू के जो जेलवाड़ा के जो जैन मंदिर है वहां से प्राप्त हुई है, नेमिनाथ मंदिर से, नेमिनाथ मंदिर से प्राप्त हुई है, जिसका शिल्पी सोमनदेव था। और वास्तुपाल और तेजपाल जो दो भाई थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। वास्तुपाल और तेजपाल दो भाई थे, परमार शासक, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो उन्हीं के बारे में इसका वर्णन भी मिलता है। तो ये जो नेमिनाथ प्रशस्ति है मित्रों, ये 1230 ईस्वी की है। कब की है? 1230 ईस्वी की है नेमिनाथ प्रशस्ति। इसके बाद में नेमिनाथ प्रशस्ति के बाद में एक आती है चिरवा का लेख, और ये चिरवा का लेख या चिरवा का अभिलेख है, ये मित्रों 1273 ईस्वी का है। चिरवा का लेख कब का है मित्रों? 1273 ईस्वी का चिरवा का लेख। ये कहां से मिलता है? उदयपुर से। चिरवा का लेख कहां से मिलता है? उदयपुर से चिरवा का लेख मिलता है मित्रों। और इस चिरवा के लेख में मित्रों मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल से, मेवाड़ के गुहिल शासक बप्पा रावल से, और कहां तक मिलता है? समर सिंह तक का उल्लेख है। समर सिंह तक का उल्लेख है। तो मित्रों इस चिरवा के लेख में, चिरवा के लेख में किसका उल्लेख है? मेवाड़ का गुहिल शासक बप्पा रावल से लेकर है वो समर सिंह तक का उल्लेख है। और मित्रों इस चिरवा के शिलालेख में ही समर सिंह को क्या कहा गया है? मैंने बताया था जब समर सिंह पढ़ाया था, तो समर सिंह को शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान बताया है। इस चिरवा के लेख में इस समर सिंह के बारे में क्या लिखा गया है कि ये शत्रुओं का संहार करने में, समर सिंह कैसा था? शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान था। चिरवा के शिलालेख के अनुसार, चिरवा शिलालेख के अनुसार मित्रों किस मेवाड़ शासक को शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान बताया गया है? तो मित्रों शत्रुओं का संहार करने में समर सिंह को कैसा बताया गया है? शेर के समान बताया गया है। इस चिरवा की शिलालेख का बात की जाए, इसका जो रचयिता वो था रतन प्रभ सूरी। इसको उत्कीर्ण किसने किया था? इसका उत्कीर्ण करता इसी रतन प्रभ सूरी का शिष्य था पार्श्वचंद्र। कौन था? पार्श्वचंद्र इसका शिष्य था जिसने इसको उत्कीर्ण किया था मित्रों। तो चिरवा का लेख उदयपुर में मेवाड़ के गोहिल शासक बप्पा से लेकर समर सिंह तक का वर्णन मिलता है। शत्रुओं का संहार करने में शेर के समान बताया है। रचयिता है रतन प्रभ सूरी और उत्कीर्ण करता था पार्श्वचंद्र। हाँ, रणकपुर प्रशस्ति, कहां पर है मित्रों? चौमुखा मंदिर, रणकपुर मंदिर कहां पर है? पाली। रणकपुर मंदिर कहां पर है? पाली। और रणकपुर मंदिर में कौन सा मंदिर है? चौमुखा मंदिर। और ये चौमुखा मंदिर भी किसका मंदिर है? भगवान आदिनाथ का मंदिर है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ का मंदिर है मित्रों। रणकपुर में 4 दिशा में इसके मुंह किए हुए हैं, चारों दिशा में मुंह किए हुए, इसलिए से क्या कहते हैं? चौमुखा मंदिर कहते हैं। पाली में है भगवान आदिनाथ का ये मंदिर, ध्यान रखना। और रणकपुर प्रशस्ति का जो रचयिता था, ये रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता कौन था? देपाक था। कौन था मित्रों? देपाक है वो रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता। और यहाँ पर जो चौमुखा मंदिर बनवाया था, वो चौमुखा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था कुंभा का मंत्री था एक धरणकसा। कौन था? धरणकसा। ये धरणकसा कौन था मित्रों? महाराणा कुंभा का मंत्री था।
महाराणा कुंभा का मंत्री कौन था? धरणक शाह। इस धरणक शाह ने मित्रों है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस रणकपुर प्रशस्ति में भी मित्रों मेवाड़ शासकों का उल्लेख मिलता है, मेवाड़ शासकों का उल्लेख मिलता है, मेवाड़ शासकों का उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखना मित्रों, इस रणकपुर प्रशस्ति में, इसी रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा व कालभोज, बप्पा व कालभोज दोनों को क्या बताया गया है? अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। ये भी ध्यान में रखना है। यानी मैंने आपको बताया था, जब बप्पा रावल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि इसका उपनाम मिलता है कालभोज, इसका वास्तविक नाम। तो कालभोज उसका वास्तविक नाम मिलता है किसका? बप्पा रावल का। लेकिन यहां पर है रणकपुर प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि बप्पा रावल और कालभोज दोनों ही क्या थे? अलग अलग व्यक्ति थे। क्या थे मित्रों? दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। इसके अलावा इसी प्रशस्ति में बताया गया है कि बप्पा रावल है, इस बप्पा रावल का पुत्र था गुहिल। कौन था इसका पुत्र? गुहिल, जो क्या बताया गया है? गलत माना गया है। जो क्या माना गया है? गलत माना गया है, क्योंकि बप्पा रावल का पुत्र तो गुहिल था ही नहीं, गुहिल तो इससे बहुत पहले था। तो इस प्रशस्ति में, और एक आपकी एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति है कि उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि बप्पा का पुत्र गुहिल था, जो गलत है। तो रणकपुर प्रशस्ति देखिए, रणकपुर मंदिर चौमुखा मंदिर पाली में है, जिसका रचयिता देपाक था। मंदिर धरणक शाह ने बनाया। मेवाड़ शासकों का उल्लेख मिलता है इसमें। बप्पा और कालभोज दोनों को अलग अलग बताया गया इसमें। और इसमें बप्पा रावल का पुत्र गुहिल को बताया, गुहिल है, उस गुहिल को बप्पा रावल का पुत्र बताया गया है, वो भी क्या है? गलत है। आप लीजिए स्क्रीनशॉट एक बार इसका। आज की क्लास थोड़ी सी आपकी लंबी रहेगी, लेकिन इसको क्लियर करना है, इस क्लास को आपको। या फिर ऐसे करते हैं, इसको आज थोड़ी सी एक छोटी सी प्रशस्ति और ले लेते हैं, और उसके बाद में इस अभिलेख वाली क्लास को और कल जो सिक्कों का अध्ययन होगा उन दोनों को कल हमें आगे और बढ़ा लेंगे थोड़ी सी, है ना? ऐसे कर लेंगे फिर, क्योंकि पूरी तो हो नहीं पाएगी। हाँ, यहाँ तक हो गया मित्रों। अब एक दो अभिलेख और देखते हैं। कर्णसव अभिलेख, ये कहां से मिलता है मित्रों? कोटा से, 738 ईस्वी में। कर्णसव अभिलेख कहां से मिलता है मित्रों? हाँ बिल्कुल, कल करवा देंगे, क्योंकि पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद में देखो आपकी राज प्रशस्ति है, वो भी बड़ी है थोड़ी। कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, वो भी थोड़ी बड़ी है। इसके अलावा आपके देखो इन दोनों के अलावा भी कई प्रशस्ति बच जाती है, जैसे वेदनाथ की प्रशस्ति है, बच जाती है आपकी। इसके अलावा विशिषा रमा वाली वेदनाथ बच गई, जगन्नाथ मंदिर वाली प्रशस्ति भी बच जाती है। हाँ, तो कई शिलालेख है, बसंतगढ़ का शिलालेख है वो भी बच जाता है, सामोली का शिलालेख है वो भी बच जाता है, तो कई बच जाए। हाँ हाँ, तो सामोली का शिलालेख है, ये सतीश जी शामिल नहीं है। सामोली का शिलालेख है वो उदयपुर में शिलादित्य के काल का 646 ईस्वी के लगभग माना गया है। मेवाड़ शासक था शिलादित्य, उस मेवाड़ शासक के शिलादित्य के बारे में जानकारी मिलती है सामोली के शिलालेख में। तो कर्णसव अभिलेख है कोटा में, कर्णसव अभिलेख है कोटा में 738 में, और इसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कर्णसव अभिलेख किसके बारे में जानकारी देता है मित्रों? मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। हाँ, मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है कर्णसव। और इस कर्णसव के अनुसार मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, इसके अनुसार मौर्य वंश का अंतिम शासक था धवल। मौर्य वंश के अंतिम शासक धवल का उल्लेख है। तो कर्णसव अभिलेख है मित्रों कोटा में, कर्णसव अभिलेख कहां पर है? कोटा में है। और इस कर्णसव अभिलेख के अनुसार मौर्य वंश की इसमें जानकारी मिलती है, और मौर्य वंश का अंतिम शासक धवल है। इस धवल के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। हाँ, चाटसू अभिलेख, चाटसू अभिलेख ये कहां पर है? जयपुर में, जयपुर में 813 ईस्वी का, 813
13 ईस्वी का है मित्रों 400 अभिलेख। और इसमें मित्रों गुहिल वंश का वर्णन मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना है। चार अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है मित्रों? 400 अभिलेख में गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। 400 अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। 813 ईस्वी का यह अभिलेख है, गुहिल वंश का वर्णन मिलता है। आमेर शिलालेख, जयपुर। आमेर शिलालेख जयपुर, आमेर शिलालेख जयपुर में है और 1612 ईस्वी का है। कब का ये? 1612 ईस्वी का एक आमेर शिलालेख है जयपुर में। और इस आमेर शिलालेख में मित्रों किस बात का वर्णन है कि कच्छावा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है, रघुवंशी कहा गया है, भगवान राम के वंशज बताया गया है। तो इस शिलालेख के अनुसार कच्छावा वंश को क्या बनाया गया है? रघुवंशी माना गया है। इस शिलालेख के अनुसार कच्छावा वंश को क्या माना गया है? रघुवंशी। जबकि मित्रों ये भी आपको ध्यान में रखना है, हाँ, जबकि आपको ये ध्यान में रखना है इसी शिलालेख में है जो मान सिंह है, जो इस कच्छावा शासक मान सिंह प्रथम था, इस मान सिंह को भगवंत दास का पुत्र माना गया है। आपको कई जगह ऐसा भी मिल जाएगा कि मान सिंह को भगवंत दास का गोद लिया हुआ माना गया है, तो भगवंत दास का पुत्र माना गया है। मान सिंह है वो भगवंत दास का पुत्र था, इस बात का उल्लेख है वो किस में मिलता है? वो आमेर शिलालेख में मिलता है। तो आमेर शिलालेख में तो 1612 ईस्वी का है, जिसमें कच्छावा वंश को क्या कहा गया? रघुवंश तिलक कहा गया, रघुवंशी कहा गया, भगवान राम के वंशज कहा गया। और इसी शिलालेख में इस बात का भी प्रमाण मिलता है कि मान सिंह है वो किसके पुत्र थे? मान सिंह है वो भगवंत दास के पुत्र थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है मित्रों। तो देखिए आज काफी सारे शिलालेख हो गए होंगे आपके, एक बार मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि नहीं फिर ज्यादा हो जाएंगे आपके। तो जितने एक बार तो कर्ण ये 2-3 देखिए, कर्ण अभिलेख कोटा में 738 में मित्रों मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अंतिम शासक धवल के बारे में जानकारी देता है। 400 अभिलेख जयपुर में मिलता है, गुहिल वंश का इसमें वर्णन मिलता है। हाँ, और आमेर शिलालेख है इसमें 1612 में कच्छावा वंश, हाँ, कच्छावा वंश को रघुवंशी बताया गया है और मान सिंह को भगवंत दास का पुत्र बताया गया है। तो एक बार जितने भी मैंने आपको शिलालेख पढ़ाए हैं उनको एक बार वापस आप थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, जहां से अच्छे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चनों को एक बार वापस उठाते हैं। हम देखिए जितना हमने पढ़ा है उसमें से देखिए, सबसे पहले हमने गोसुंडी का शिलालेख पढ़ा था चित्तौड़गढ़ में। तो गोसुंडी के शिलालेख में मित्रों एग्जाम में यदि आपसे क्वेश्चन आएगा तो ये पूछेगा कि राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय का सबसे पहले उल्लेख है वो किस शिलालेख में मिलता है? तो वो किस शिलालेख में मिलता है मित्रों? वो गोसुंडी के शिलालेख में मिलता है चित्तौड़गढ़ से। क्लियर हो जाएगा सबके? ठीक है। इसके बाद में देखिए मित्रों गोसुंडी के बाद में नेक्स्ट एक आता है आपका बर्ली का शिलालेख। और बर्ली के शिलालेख से यदि क्वेश्चन पूछेगा अगला तो यही पूछेगा कि राजस्थान में सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है मित्रों? वो बर्ली का शिलालेख है। और बर्ली का शिलालेख कहां पर मिला था? अजमेर में मिला था। क्वेश्चन नंबर 2 जो आए हुए वो बता रहा हूं मैं आपको, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए मित्रों, ध्यान रखना। इसके बाद में सम्राट अशोक के बारे में, यानी कि पूछेगा कि ब्राबरू शिलालेख, या ऐसे पूछेगा सम्राट अशोक के बारे में निम्न में से कौन से शिलालेख में जानकारी प्राप्त होती है? तो मित्रों सम्राट अशोक के बारे में जो जानकारी देता है वो शिलालेख कौन सा है? वो ब्राबरू शिलालेख है, जिसे कैप्टन बर्ट ने खोजा था 1837 में। इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ये इतना ही पूछेगा सम्राट अशोक के बारे में जानकारी देने वाला निम्न में से शिलालेख कौन सा था? वो था आपका ब्राबरू शिलालेख। तो वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की भी हमने चर्चा की थी मित्रों। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वो किसके बारे में जानकारी देती है? वो महाराणा कुंभा की विजयों का, महाराणा कुंभा की जितने भी उपाधियां हैं, महाराणा कुंभा के बारे में जितने भी यशोगान है उसके, तो महाराणा कुंभा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। इसके बाद में प्रतिहारों के बारे में, प्रतिहार शासक था कुक, तो प्रतिहार शासक कुक के बारे में जानकारी देने वाला। और राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख, प्रतिहार शासक कुक के बारे में जानकारी देने वाला। और राजस्थान में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है मित्रों? वो घटियाला शिलालेख में मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख कहां मिला था? घटियाला शिलालेख जोधपुर में मिला था 861 ईस्वी में। क्लियर हो जाएगा? ठीक है। इसके बाद में एक मैंने आपको बताया था राजस्थान में चौहान वंश के बारे में जानकारी देने वाला और चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के काल की जानकारी देने वाला शिलालेख। चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के काल में हर्षनाथ शिलालेख था। कौन सा
सा था, हर्षनाथ शिलालेख जो सिक्कर से मिला था। तो चौहान शासक विग्रहराज द्वितीय के काल में या चौहानों की प्रारंभिक काल के बारे में जानकारी देने वाला शिलालेख कौन सा था, वो हर्षनाथ शिलालेख था, वो सिक्कर से मिला था। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट शिलालेख है मित्रों बिजोलिया। इसके बारे में तो आपको एकदम याद रखना है। बिजोलिया शिलालेख का आपको रचयिता पूछा गया एग्जाम में, तो बिजोलिया शिलालेख का रचयिता कौन था, वो था गुणभद्र। कौन था, गुणभद्र। कहां से मिला, भीलवाड़ा में पार्श्वनाथ मंदिर से, जैन मंदिर से मिला था। लोलाक था, उस लोलाक ने मंदिर का निर्माण करवाया था और गुणभद्र इसका रचयिता था, ये आपको ध्यान में रखना है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जो राजस्थान के प्राचीन नगर है, उन प्राचीन नगरों के उपनाम पूछ लिए किस शिलालेख में मिलते हैं, वो बिजोलिया शिलालेख में मिलते हैं। या चौहानों वंश की उत्पत्ति है वो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से हुई है, निम्न में से किसके अनुसार है, तो ये भी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति वो ब्राह्मण वंश से माना गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये बिजोलिया शिलालेख की चर्चा की थी। इसके बाद में मैंने कौन सी चर्चा की थी, आपकी आगे चाहिए थोड़ी सी आगे चलिए, नेमिनाथ प्रशस्ति पर। और नेमिनाथ प्रशस्ति कहां मिली थी, माउंट आबू के देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, उस जैन मंदिर में नेमिनाथ प्रशस्ति मिली थी। और नेमिनाथ प्रशस्ति का जो रचयिता वो था सोमनदेव। कौन था, सोमनदेव। और वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों का उल्लेख मिलता है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। परमार शासक थे वास्तुपाल और तेजपाल। इसके बाद में चिरवा के शिलालेख में, चिरवा का शिलालेख कहां मिला था, उदयपुर में मिला था। इसका जो रचयिता था वो मग था। कौन था, मग। मग याद रख लिया, पानी पीने वाला मग। तो चिरवा का शिलालेख कौन था, मग है। इसका रचयिता था उदयपुर में था, ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आपको हर्षनाथ मंदिर के निर्माण में क्वेश्चन है तो गुवक प्रथम करना है, ठीक है ना। समोता जी गुवक प्रथम है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में आपको ध्यान में रखना है, हम नेमिनाथ प्रशस्ति की बाद चिरवा पर गए थे। और चिरवा के शिलालेख का जो रचयिता तो रतन प्रभ सूरी था। और चिरवा के शिलालेख में जो समर सिंह है, उस समर सिंह के बारे में ज्यादातर वर्णन किया गया है। और वैसे आरंभ से लेकर मेवाड़ के शासकों का वर्णन है। समर सिंह को शत्रुओं का सार करने में शेर के समान बताया गया है, वो चिरवा का शिलालेख था। उसके बाद में रणकपुर प्रशस्ति बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। रणकपुर प्रशस्ति का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता कौन था, तो देपाक था, ये ध्यान में रखना। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, वो धरणक शाह ने करवाया था। धरणक शाह कौन था, धरणक शाह कुंभा का मंत्री था, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें वर्णन किसका मिलता है, मेवाड़ शासकों का वर्णन मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रणकपुर प्रशस्ति में दो चीजें और ध्यान में रखनी है। दो चीजें क्या, कि इसमें बप्पा रावल और जो कालभोज है उन दोनों को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। और इसी प्रशस्ति में मैंने बताया था कि बप्पा है, इस बप्पा रावल का पुत्र बताया गया, किसको, जो गुहिल था, उस गुहिल को बप्पा का पुत्र बताया गया, जबकि ये गलत है। तो ये किस में मिलता था, रणकपुर प्रशस्ति में इसका उल्लेख हुआ था। तो इसके बाद में ये 2-3 शिलालेख हमने और पढ़े थे रणकपुर प्रशस्ति के बाद में। तो बाकी के जो शिलालेख है मित्रों उनकी चर्चा करेंगे हमें नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मित्रों, कल मिलते हैं 12 बजे।